आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब के हिस्सा नस्र के सबक नंबर 5 का, और इस सबक का उन्वान है आप बीती। आप बीती के माने बच्चों मैंने बताए हैं आपको, खुद के ऊपर बीती हुई खुदनोश्त, खुद की ज़िंदगी के ऊपर जो सदमात गुजरे हैं, जो हालात गुजरे हैं, जो तासुरात महसूस किए हैं, उनको तहरीरी शक्ल के अंदर बयान करना। इस सबक में बच्चों आप बीती के हवाले से मालूमात दी गई है, और अख्तरुल ईमान की आप बीती इस आबाद खराबे का एक हिस्सा इस सबक के अंदर शामिल किया गया है। सबक को मैंने 4 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हमने आप बीती के हवाले से मालूमात हासिल की, खुदनोश्त क्या होती है, किस तरह से लिखी जाती है और उर्दू अदब में क्या हैसियत है, इन हवालात से हमने मालूमात हासिल की। दूसरे हिस्से में हमने अख्तरुल ईमान का तारुफ हासिल किया, अख्तरुल ईमान क्या है, किस तरह से लिखते हैं। और तीसरे हिस्से में हमने अख्तरुल ईमान की आप बीती का एक हिस्सा इस आबाद खराबे में का मुताला किया और उनकी ज़िंदगी में गुजरे हुए तासुरात से हम वाबस्ता हुए। इसके बाद चौथा हिस्सा लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इस हिस्से में हम इस आबाद खराबे में से मुतालिक दरसी किताब में दिए गए सवालों के जवाब हासिल करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबक का चौथा हिस्सा, मश्की सवालात। यहाँ हम इस सबक से मुतालिक जो सवालात दिए गए हैं उनकी मश्क करेंगे, उनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। सवाल और जवाब से पहले बच्चों गौर करने वाली कुछ बातें आपके लिए दी जाती हैं जिन्हें आपको गौर करना है, ताकि आपका जहन तरोताज़ा हो जाए। एक बार फिर से आप देख पाएँ कि आपने किस चीज़ का मुताला किया है, क्या आप पढ़ कर आए हैं, कितना आप समझ कर आए हैं। तो गौर करना है बच्चों इस नुक्ते पर। एक अच्छी आप बीती में सिर्फ गुजरी हुई बातों का बयान ही नहीं होता, बल्कि उस बयान को हकीकत पर भी मुबनी होना चाहिए। बयान, खुद की ज़िंदगी का बयान करना आप बीती कहलाता है। तहरीरी शक्ल में देना खुदनोश्त को आप बीती कहलाता है। यहाँ आपको कहा जा रहा है कि अच्छी आप बीती सिर्फ गुजरी हुई बातों का बयान करना ही नहीं है, बल्कि उस बयान में हकीकत और सच्चाई और साफ़गोई भी होनी चाहिए। अगर उसमें बेईमानी आ गई, कोई चीज़ छुपा दी गई, तो फिर वो आप बीती नहीं होगी। मैं शुरू हिस्से में बता चुका हूँ कि फिर वो अफसाना हो जाएगा, जिसमें झूठ हो, बनावट हो। तो अफसानों में बनावट और झूठ का इस्तेमाल कर लिया जाता है, फर्जी कहानियों का, फर्जी किस्सों का इस्तेमाल कर लिया जाता है। लेकिन आप बीती और खुदनोश्त के अंदर सच्चाई बयान की जाती है, हकीकत बयान की जाती है। आप बीती की तारीफ है कि खुद के ऊपर जो गुजरी हो, आप यानी खुद हैं, खुद के ऊपर जो गुजरी हो, खुद ने जो सहा हो, जो तासुरात महसूस किए हों, जो सदमात महसूस किए हों, उनको तहरीरी शक्ल में दे रहे हैं आप, तो सच्चाई के साथ देना ज़रूरी है। बल्कि इस बयान को हकीकत पर भी मुबनी होना चाहिए। अख्तरुल ईमान ने अपनी कामयाबियों के साथ साथ अपनी खामियों और नाकामियों को भी दयानतदारी के साथ बयान किया है। अख्तरुल ईमान की नस्र बहुत सादा, साफ़ और रवां है। उनकी नस्र में ज़रा भी तसन्नु और आराइश नहीं है। आराइश यानी सजावट और तसन्नु यानी बनावटीपन, बनावट। अख्तरुल ईमान की खुदनोश्त का हम मुताला करके आए हैं। बहुत आसान अल्फाज में सीधे सादे लफ्ज़ों के अंदर अपनी ज़िंदगी का हाल बयान किया है। जो जो उनको याद आता गया, बग़ैर किसी बनावट के, बग़ैर किसी आराइश के, साफ़ अल्फाज में हमारे सामने बयान किया गया है। इधर से उधर भी हमें लफ्ज़ रखते हुए नज़र नहीं आते। इस सफाई से, इस सच्चाई से आपने ज़िंदगी का बयान किया गया। और सिर्फ अपनी तारीफ़ें बयान नहीं की हैं, सिर्फ अपनी अच्छी चीज़ों के बारे में बयान नहीं की है, अपनी खामियां भी आपने ईमानदारी से इस खुदनोश्त में बयान की है। अपने वालिद की खामियों को भी बयान किया गया है, अपनी वालिदा की खामियों को भी आपने बग़ैर किसी लिहाज के, बग़ैर किसी शर्म के सामने रख दिया है। हर चीज़ आपने सच्चाई के साथ सामने रखी है, हकीकत के साथ सामने रखी है, और इस तरह से बयान की है कि सुनने वाला उससे मुतासिर हो जाए। ये इक़्तिबास अख्तरुल ईमान की खुदनोश्त इस आबाद खराबे के एक हिस्से से लिया गया है। जब मुसन्निफ़ को 11 साल की उम्र में अपना गांव छोड़ना पड़ा। गौर कीजिए कि चौथे पैराग्राफ में मुसन्निफ़ ने अपनी गांव की कितनी अच्छी और सच्ची तस्वीर पेश की है। ये जो हम मुताला करके आए हैं, ये आबाद खराबे का एक हिस्सा लिया गया है। पहले बाब का भी कुछ हिस्सा आपके सामने शामिल किया गया है। इसमें आप 11 साल की उम्र है आपकी और आपको अपना गांव छोड़ना पड़ रहा है। तो इस सबक का चौथा पैराग्राफ जिसका हम मुताला कर चुके हैं, आपने रकड़ी गांव की खूबसूरत तस्वीर पेश की है। रकड़ी गांव के अंदर जो जो चीज़ें आपको सामने आती हैं उसका आपने हवेला खींचा है, और इतनी शिद्दत से हवेला खींचा है, ऐसा मालूम होता है कि हम खड़े हुए उस जगह पर अख्तरुल ईमान के साथ जमे हुए उन सारी चीज़ों का नज़ारा कर रहे हैं। तस्वीर कशी कर दी है, तस्वीर सामने ला दी है हर चीज़ की। वो कहते हैं कि अब बड़े बड़े आमों के बाग थे, मैनाएँ थी, शामाएँ थी, पिद्दे थे, चिड़ियाँ थी तरह तरह की,
वहाँ पर बहुत सारे जोहर थे, छोटे छोटे तालाब थे, बड़े बड़े बाग थे, घने घने जंगल थे, जंगलों के अंदर हिरनें भागती थी। बड़ी खूबसूरत मंजर कशी की है। और कहते हैं कि हर चीज़ वो थी जिसको मेरे दिल को पसंद आ जाती थी, हर चीज़ मुझे मरगूब करने वाली थी, मेरे दिल को पसंदीदा थी, लेकिन फिर भी मुझे वो गांव छोड़ना पड़ा था, मजबूरी में वो गांव छोड़ना पड़ा था। और जब वो गांव छोड़ना पड़ा तो अख्तरुल ईमान कहते हैं कि मैं तो चला गया था, लेकिन मैं वहीं खड़ा रह गया था। मुझे ले जाया गया, वहाँ से उठाकर गाड़ी में बैठा दिया, गाड़ी मुझे लेकर चल पड़ी, लेकिन मैं वहीं खड़ा रह गया। यानी उनकी यादें वहीं रह गई, उनका जहन वहीं रह गया, रूह वहीं रह गई, लेकिन अख्तरुल ईमान के जिस्म को वहाँ से ले जाया गया। तो बच्चों, इसका दोबारा आपको मुताला करना है। बड़ा खूबसूरत वो पैराग्राफ है, वो इक़्तिबास बहुत ही दिलचस्प बन पड़ा है। और आप वहाँ पर अख्तरुल ईमान की सादगी भी आप देख सकते हैं कि कितनी सादगी से आपने सभी चीज़ों के, सभी मंजर की बयानी वहाँ पर की है। अब आते हैं बच्चों हम सवाल और जवाब की तरफ। पहला सवाल है आपके लिए खुदनोश्त के हवाले से। खुदनोश्त या आप बीती की तारीफ बयान कीजिए। खुदनोश्त जो खुद के ऊपर बीती हुई हो, जो अपनी ज़िंदगी के ऊपर हमने अपने एहसासात महसूस किए हैं, हमने तासुरात महसूस किए हैं, सदमात हैं, कई तरह के हादसात होते हैं, जो जो हमने महसूस किए हैं, जो जो हमने भुगता है, सहा है, उसको तहरीर की शक्ल में बदल देना, उसको लिख देना, कागज़ के ऊपर कलम से लिख देना, वो खुदनोश्त है। और खुदनोश्त की शर्त यही है कि वो सच्चाई के साथ लिखी जानी चाहिए, उसमें सिर्फ खुद की तारीफ नहीं होनी चाहिए, हर हाल का ईमानदारी से ब्यौरा देना चाहिए, सारे वाक़यात को हकीकत निगारी के साथ वहाँ पर लिखना चाहिए, कोई बनावट नहीं होना चाहिए, तसन्नु नहीं होना चाहिए, सादगी और उम्दा अल्फाज का वहाँ पर इस्तेमाल करते हुए खुदनोश्त को लिखनी चाहिए। इसका जवाब आपको लिखना है बच्चों। खुदनोश्त या आप बीती का मतलब है अपनी ज़िंदगी का हाल बयान करना। इस बयान के दायरे में पूरी ज़िंदगी भी आ सकती है और ज़िंदगी का कोई ख़ास दौर या वाक़या भी। पूरी ज़िंदगी का हाल भी बयान कर सकते हैं, बड़ी तवील किताब भी लिख सकते हैं, और ज़िंदगी का छोटा सा एक हिस्सा भी बयान कर सकते हैं, एक हादसा या एक तासुर भी बयान कर सकते हैं। ये बहुत छोटा भी हो सकता है, मुख्तसर अफसाने की शक्ल में भी हो सकता है, और ये एक बड़ी तवील नावल की शक्ल में भी हो सकता है। लेकिन शर्त वही है कि सच्चाई के साथ ज़िंदगी में जो गुजरा है वही बयानी आपको करनी चाहिए। फ़नी एतबार से आप बीती एक ऐसी तहरीर है जिसमें ख़ुद पर गुजरे हुए अच्छे और बुरे हालात के अलावा सदमात और तासुरात का भी इजहार किया जाता है। आप बीती लिखने वाले अपने हालात और दिलचस्प वाक़यात के ताने बाने में तासुरात को गूंद कर खुदनोश्त का मवाद तैयार करते हैं। गोया कि आप बीती में ना किस्सा कहानी का जिक्र होता है और ना ही फ़र्ज़ी वाक़यात का बयान मुमकिन है। एक अच्छी आप बीती में सिर्फ गुजरी हुई बातों का बयान ही नहीं, बल्कि उस बयान को हकीकत पर भी मुबनी होना चाहिए। इस तरह से आप बीती लिखी जाती है। जो ज़िंदगी के अंदर गुजरा है, उन एहसासात को, उन तासुरात को, उन सदमात को तहरीर की शक्ल में दे देना और पूरी ईमानदारी के साथ देना। फ़र्ज़ी वाक़यात का उसमें शामिल नहीं होना चाहिए, फ़र्ज़ी किस्से नहीं होने चाहिए, बनावट नहीं होना चाहिए, झूठी बातें नहीं होनी चाहिए। क्या हम सोचें कि खुद ही तो लिख रहे हैं, किसको क्या पता कौन हमें समझ सकता है, कौन हमें देख सकता है। कोई झूठा किस्सा ही हमने लिख दिया, कहानी हमने लिख दी, फिर बच्चों वो आप बीती नहीं होगी। अगर आप फ़र्ज़ी किस्से लिखने चाहते हैं तो आप अफ़सानों के अंदर आप आजमाइए। अफ़साने होते हैं और वो भी बड़े उम्दा किस्म के लिखे जाते हैं। तो ये जो तारीफ़ आपके लिए दी गई है, इसको आपको लिख लेना है और बच्चों इसको याद भी करनी है आपको। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। खुदनोश्त किस तरह लिखी जाती है और खुदनोश्त की तारीफ़ ये आपके सामने तहरीर कर दी गई है, इसे आप लिख लें। सवाल नंबर 1 का जवाब है। सवाल नंबर 2 की जानिब आते हैं हम। दूसरा सवाल है बच्चों, अख्तरुल ईमान किसी एक तरह की तालीम पर क्यों न जम सके। अख्तरुल ईमान की ज़िंदगी को हमने देखा, करीब से देखा। खाना बदोशाना ज़िंदगी थी। कभी मदरसे में उनको दाखिल करा दिया जाता था, कुरान हिफ्ज़ करने के लिए उनको डाल दिया जाता था, और कभी उनको स्कूली तालीम के लिए दाखिल करा दिया जाता था। सरकारी स्कूल में उनकी तालीम होती थी। तो खाना बदोशाना ज़िंदगी उनके वालिद की थी,
एक मदरसे से दूसरे मदरसे में उनके वालिद को कुछ वक्त के बाद जाना पड़ता था, तो वालिद की इसी खाना बदोशाना ज़िंदगी की वजह से वो किसी एक तरह की तालीम के ऊपर नहीं जम सके। वालिद कुछ दिन मदरसे में रहे तो आप मदरसे की तालीम हासिल करते थे। मदरसे में हिफ्ज़ का आपको हिफ्ज़ पे डाल दिया जाता था और कुरान हिफ्ज़ करने के ऊपर आप माइल हो जाते थे। जब आपके वालिद को मदरसे से निकाल दिया जाता था, ये मदरसा छोड़कर दूसरी जगह आपके वालिद जाते, तो बस्ती पे जाते, तो वहाँ अगर सरकारी स्कूल होता तो आपका वहाँ दाखिला करा दिया जाता। तो इस तरह से आपकी तालीम का निज़ाम बदलता रहा, कभी मदरसा और कभी सरकारी स्कूल। देखिए, अख्तरुल ईमान अपने वालिद की इख्तियार करदा खाना बदोशाना ज़िंदगी की वजह से किसी एक तालीम पर नहीं जम सके। वालिद ने खाना बदोशों की जैसी कुछ वक्त एक जगह रुके और फिर उसके बाद दूसरी जगह के लिए चल दिए, ऐसी ज़िंदगी इख्तियार कर रखी थी, इसलिए वो किसी एक तालीम पर नहीं जम सके। कभी सरकारी स्कूल में दाखिल कर दिया जाता था और कभी कुरान हिफ्ज़ करने पर लगा दिया जाता था। अख्तरुल ईमान के दिन रात बस इसी तरह गुजरते चले जा रहे थे और इसी तरह उनकी उम्र निकलती चली जा रही थी। बाद में उनकी खाला ने उनको अपने वालिद के पास से ले गई और दिल्ली ले जाकर दिल्ली के मदरसे मोईदुल इस्लाम, जो यतीम खाना भी था, उस यतीम खाने में आपको दाखिल करा दिया और फिर आपकी आगे की तालीम उस यतीम खाने के अंदर रहते हुए ही पूरी हुई। दिल्ली से ही आपने अपनी स्कूली तालीम पूरी की और दिल्ली से ही आपने बीए का इम्तिहान इम्तियाजी नंबरों से पास किया। तो यह है बच्चों सवाल नंबर 2 का जवाब। आते हैं सवाल नंबर 3 की जानिब। सवाल नंबर 3 है, अपने गांव रकड़ी की क्या क्या चीज़ें अख्तरुल ईमान को पसंद थी। गांव रकड़ी जहां इनको ज़बरदस्ती ले जाया गया था, उस गांव को इनको ना चाहते हुए भी छोड़ना पड़ा था। बहुत पसंद था इनको ये गांव, नहीं जाना चाहते थे वहां से, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती इनको उस गांव से ले जाया गया था। अब यहाँ से आपको सवाल पूछा गया है कि अख्तरुल ईमान वो गांव छोड़ना क्यों नहीं चाहते थे, क्या क्या चीज़ें उस गांव की उनको पसंद थी। रकड़ी उस गांव का नाम था। तो बच्चों, अख्तरुल ईमान ने बहुत खूबसूरती से उस गांव की एक एक चीज़ों की तारीफ इस इक़्तिबास में की है। उसमें आपने साफ साफ बता दिया है कि वहाँ जो जो चीज़ें मौजूद थी वो सब उनको पसंद थी, या मान लीजिए कि उनको पसंद आने वाली हर चीज़ उस गांव के अंदर मौजूद थी। वहाँ कई तालाब थे, छोटे छोटे जोहड़ थे, वहाँ जंगलों के अंदर तरह तरह के फल और फूल लगे हुए थे, फुलवारियाँ लगी हुई थी, बड़े बड़े बागान थे, आम के बागात थे जो इनको बहुत पसंद थे। इसके अलावा तरह तरह के जानवर, तरह तरह की चिड़ियाएँ, परिंदे, हर तरह की चीज़ें वहाँ पर मौजूद थीं जो इनको पसंद थी, और इसलिए वो अपने गांव को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। ये वही गांव था रकड़ी जो इनको सबसे ज़्यादा पसंद था। देखिए, अख्तरुल ईमान को अपने गांव रकड़ी की हर चीज़ से मोहब्बत थी। उन्हें अपने गांव के जोहड़ और जोहड़ों में खिले हुए कमल और नीलोफर के फूल पसंद थे। सभी तरफ बड़े बड़े आमों के घने बागात थे और बागों में खलियान पड़ते थे, कोयले कूकती थी, पपीहे बोलते थे, हरे हरे जंगलों और खेतों में हिरनों की डारें कुलेले करती दिखाई देती थी। कीकर और खजूर के दरख्तों में बयों के घोंसले थे और बयें उसके अंदर एक दूसरे का ताक़ुब करती थी, भागा दौड़ी करती थी और वो खुशी खुशी उन घोंसलों के अंदर रहा करती थी। वहाँ पर शामाएँ भी थी, लाल भी थे जो मौसम की तब्दीलियों के साथ रंग बदलते थे, मैनाई थी और खूबसूरत आवाज़ वाले दैयर थे। गरज के वो सब कुछ था जो अख्तरुल ईमान को मरगूब करता था, यानी अख्तरुल ईमान को जिनसे रग़बत थी वो सारी चीज़ें उस गांव के अंदर मौजूद थी। उस गांव से उनको इतनी मोहब्बत थी, वो कहते हैं कि मुझे उस गांव से ले जाया गया, गाड़ी में बैठाया गया और गाड़ी में बैठाकर मुझे उस गांव से निकाल दिया गया। मैं चला गया अपने वालिद के साथ, लेकिन फिर भी मैं वहीं खड़ा रह गया। उस गांव रकड़ी की यादें उनके जहन में हमेशा के लिए रच बस गई थी, हमेशा के लिए वो गांव उनके दिल के अंदर, उनके जहन में जिंदा रहा था। वो चले गए थे लेकिन उनका जहन और उनकी रूह उसी गांव के अंदर खड़ी रह गई थी। और अख्तरुल ईमान को वो किस्सा आज भी याद है कि वो एक बैलगाड़ी के पास खड़े हैं, जोहड़ के पास खड़े हैं और सब जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। बड़ी खूबसूरती से आपने इस इक़्तिबास के अंदर अपने गांव का हवाला खींचा है, अपने गांव का हवेला खींचा है। ये सवाल नंबर 3 का जवाब है बच्चों। आगे आते हैं सवाल नंबर 4 की जानिब। अख्तरुल ईमान जब अपने वालिद के साथ जुगादरी पहुँचे तो वहाँ क्या मंजर था।
स्टेशन से उतर के रात के वक्त आप जुगादरी पहुंचे और जुगादरी के अंदर आपने जहां गए वहां एक बाग दिखा आपको और वहां पर एक चौकीदार भी था। आपने वहां रुकने की सोची लेकिन चौकीदार ने नहीं रुकने दिया, इस सबब आपका वहां पर झगड़ा भी हुआ। तो यही मंजर पेश आया उस जगह के ऊपर कि वो चौकीदार से झगड़ा हुआ था उस जगह पर। देखिए, अपने वालिद के साथ अब्दुल्लापुर जमुनानगर से चलकर जुगादरी पहुंचे। वहां शहर के बाहर सड़क के किनारे एक चौकी थी, वहां चौकीदार था। अब्बा से जाने क्यों उसकी तकरार हो गई। अब्बा एकदम बिगड़ गए। झगड़ा शायद इस बात पर हुआ था कि वहां रात गुजारना चाहते थे लेकिन चौकीदार उनको वहां पर रुकने नहीं देना चाहता था। इस बात के ऊपर अब्बा उन चौकीदार के बीच में झगड़ा हो गया था। इस झगड़े के बाद उन्होंने वहां रात गुजारने का इरादा तुर्क कर दिया और दूसरी तरफ जाने वाली एक कच्ची सड़क के ऊपर मुड़ गए और फिर वो वहां से निकल गए। ये वाकया जुगादरी में पेश आया था, जो वहीं एक गांव था। जमुनापुर से बाहर निकलते ही अब्दुल्लापुर से आने के बाद ये जुगादरी इनको पहला गांव मिला था और वहां इस तरह का वाकया इनके साथ पेश आया। फिर ये वहां से निकलकर और सग मदरसे की तरफ, सग बस्ती की तरफ चले गए और वहीं इन्होंने रात क़याम किया उसके पास ही। ये सवाल नंबर 4 का जवाब है। आते हैं सवाल नंबर 5 की जानिब। सवाल नंबर 5 है बच्चों, मदरसे में रहने वाली बच्ची लाली के साथ क्या वाकया पेश आया था। शिमला से लाई गई थी एक बच्ची लाली और एक उसका भाई, दोनों साथ था। भाई थोड़ा बड़ा था लेकिन लाली 4 या 5 साल की थी। एक बार रात को वो गायब मिली, सब सो रहे थे और उठ के देखा बीच में किसी ने। सुबह उठे तो लाली वहां पर नहीं थी। लाली को ढूंढा गया। सभी बच्चे उस लाली से मोहब्बत करते थे, छोटी सी मासूम बच्ची थी। सभी उसको ढूंढने के लिए लग गए कि लाली कहाँ गायब हो गई। ढूंढा गया लेकिन नहीं मिली और आखिर में जब लाली मिली तो खून पे लथपथ उसके कपड़े मिले और उसकी खोपड़ी मिली, बाकी उसका जिस्म का कोई पता नहीं था। रात को सोते वक्त लकड़बग्घा उसे उठाकर ले गया था। तो लिख लेना है बच्चों आपको इसका जवाब। मदरसे में रहने वाली 4 साल की बच्ची लाली को रात को सोते वक्त मदरसे से लकड़बग्घा उठाकर ले गया था। एक भिट के बाहर लाली का खून से लथपथ उसके कपड़े और उसकी खोपड़ी पड़ी मिली थी। बड़ा दर्दनाक वाकया लाली के साथ पेश आया था। ये लिख लेना है आपको सवाल नंबर 5 का जवाब। यहाँ सवाल बच्चों मुकम्मल हो गए। अमली काम आपके लिए दिया गया है। देखिए, आपको अपनी ज़िंदगी के कुछ ऐसे वाकयात याद होंगे जिनकी याद आपके जहन में होगी, उन्हें याददाश्त की शक्ल में लिखिए। खुद नोश्त आपको अपनी लिखनी है। कई ऐसे वाकयात होते हैं, ऐसे हादसात होते हैं, ऐसे सदमात होते हैं जो हमारी ज़िंदगी को मुतासिर करते हैं और हमें हमारे ऊपर अपना तासुर छोड़ देते हैं। आपको ऐसे वाकयात अपने सोचने हैं और उन्हें तहरीरी शक्ल में दे देनी है, उन्हें लिख देना है आपको, ताकि आपके लिए भी एक खुद नोश्त तैयार हो जाए और आप जब बड़े हो जाएं, काफ़ी मुद्दत बाद आप उसको देखें तो वो आपकी खूबसूरत याद बनकर आपके सामने पेश हो जाए। अमली काम के तहत ये काम आपको दिया गया है तो आपको ज़रूर करना है। यहाँ पर बच्चों सवाल और जवाब का सिलसिला मुकम्मल हो गया है। सबक भी हमारा यहाँ पर पूरा हो गया है। अगले वीडियो के अंदर अगले सबक के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।